दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एलटी ग्रेड परीक्षा तथा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के मेंस एग्जाम के उत्तर लेखन अभ्यास के अंतर्गत आज की वीडियो में हम वास्तुकला और मूर्तिकला से संबंधित 7 प्रश्न और उनके मॉडल आंसर को देखेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और मॉडल आंसर के अभ्यास के क्रम में हम इम्पॉर्टेंट तथ्यों और की पॉइंट्स को रेखांकित करते चलेंगे, जिसे आप अपने उत्तर में शामिल कर आंसर की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक अंक इसमें प्राप्त हों और आप अंतिम चयन सूची में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड परीक्षा तथा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा इतिहास मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके मॉडल आंसर। सबसे पहले हम जो पहला प्रश्न देख रहे हैं वो कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में है। प्रारंभिक परीक्षा में हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर पर टिप्पणी लिखिए, यानी 125 शब्द में ये 60 आंसर टाइप है। कोणार्क के सूर्य मंदिर पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो सामान्य रूप से आप जानते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी में 13वीं सदी में स्थापित राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य आप ये भी डाल सकते हैं कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और अपनी शानदार कलिंग वास्तुकला ब्लैक पैगोडा के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और ये मंदिर सूर्य देव के एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। और आप जान लीजिए कि इस मंदिर में जो है 24 पहिए धूप घड़ी की तरह कार्य करते हैं, जो आज भी समय बताते हैं। 1984 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है शामिल किया गया था, विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो 60 आंसर में कैसे लिखेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप शामिल कर लीजिएगा। आप जान लीजिए कि कोणार्क उड़ीसा की प्राचीन राजधानी थी। एक किंवदंती के अनुसार चक्र क्षेत्र यानी जगन्नाथपुर के उत्तर पूर्वी कोण में अर्क या सूर्य का मंदिर स्थित होने के कारण इस स्थान को कोणार्क कहा जाता था। पुराणों में कोणार्क को मैत्रो यवन और पद्म क्षेत्र भी कहा गया है और कोणार्क की जो विशेष पहचान है अपने सूर्य मंदिर के लिए विशेष है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्थापत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण नमूना है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में आईने अकबरी में अबुल फजल ने टिप्पणी किया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर अकबर के समय से 730 वर्ष पुराना था, लेकिन ओडिशा के प्राचीन इतिहास ग्रंथों के आधार पर यह कहना अधिक समीचीन होगा कि इस मंदिर को पूर्वी गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। अभी हमने एक तथ्य लिया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसकी आकृति सूर्य रथ के अनुरूप है और इसके विशाल और भव्य चक्रों पर जो मनोरम मूर्तिकारी अंकित है वो सर्वथा अभूतपूर्व और अनोखी है। मंदिर का शिखर याद रखिएगा आमलक प्रकार का है, जिसके ऊपर अमृत कलश स्थित है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कोणार्क के सूर्य मंदिर की, जो कला और वास्तुकला के बारे में महत्वपूर्ण है कि मंदिर का शिखर आमलक प्रकार का है, जिसके ऊपर अमृत कलश रखा है। देखिए, एक प्राचीन जनश्रुत के अनुसार 1200 ओड़िया कलाकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने रात और दिन परिश्रम करके इसके निर्माण में भाग लिया, लेकिन इसके निर्माण का कार्य इतना बड़ा विशाल था कि मंदिर फिर भी पूरा न बन सका। इस मंदिर को बनाने के समय चंद्रभागा और चित्रोत्पला नदियों का प्रवाह रोकना पड़ा था। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर की विशेषता जान लीजिए कि इसकी संरचना सूर्य देव के विराट रथ या विमान के रूप में की गई है। 12 राशियों के प्रतीक इस मंदिर के आधारभूत 12 महाचक्र हैं और सूर्य के 7 घोड़ों के परिचायक के रूप में यहाँ 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। ये तथ्य भी आप अवश्य लिखिएगा। इस सूर्य मंदिर के 2 भाग हैं, रेखा अथवा शिखर
और भद्र अथवा जगमोहन। इसके ऊपर शिखर निर्मित है। और आप जान लीजिए, तांत्रिक मत के अनुसार तांत्रिकों का प्रभाव ओडिशा में बहुत समय तक रहा। तांत्रिक मत के अनुसार मंदिर के दोनों भाग पुरुष और स्त्रीत्व के वास्तु प्रतीक हैं जो अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। और अबुल फजल की टिप्पणी, आप इसको लिखते हुए इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं कि अबुल फजल ने इसके लिए ठीक ही कहा है कि कला के आलोचक इस मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वास्तव में ये अद्भुत कलाकृति अपने महान निर्माता के स्वप्न की साकार अभिव्यक्ति जान पड़ती है। तो इसमें इस उत्तर में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो शामिल किया गया था उस तथ्य को आप डाल सकते हैं। इसको यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में 1984 में शामिल किया गया था। यूरोपीय नाविकों द्वारा इसे ब्लैक पैगोडा की संज्ञा दी गई है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर और उसकी विशेषताओं के बारे में ये जो टिप्पणी थी 125 शब्दों में, ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पल्लव रथ शैली पर टिप्पणी करिए। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पल्लव रथ शैली। तो पल्लव रथ मंदिर जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित हैं। ये 7वीं शताब्दी की यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ये अखंड ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर हैं। और ये जो हैं एकास्मक यानी मोनोलिथिक शैली में बने हैं। एक ही विशाल चट्टान को काटकर इनका निर्माण कराया गया है और इनका निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने शुरू करवाया था। इनको सप्त पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है और 1984 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा हैं। यहाँ पर जो रथ मंदिर हैं उसमें धर्मराज रथ सबसे ऊंचा और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अग्रदूत माना जाता है। द्रौपदी रथ 1 मंजिला है और इसमें कोई अलंकरण नहीं और ये सबसे छोटा रथ है। तो उत्तर जो है इसको देखिए, पल्लव रथ शैली का विकास। जब पल्लव रथ शैली के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पल्लव रथ शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका शासनकाल याद रहे तो और अच्छा है, 640 से 668 ईस्वी में मामल्ल के काल में हुआ था। पल्लव मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने हैं, एक तो मंडप और दूसरा एकास्मक मंदिर। एकास्मक मंदिर मोनोलिथिक मंदिर हैं जिनको रथ कहा गया है और एकास्मक रथ जो हैं वो किसी एक विशाल शिलाखंड को काटकर बनाए गए हैं और काष्ठ निर्मित रथों की अनुकृति मालूम पड़ते हैं। इनकी वास्तुकला शैली मंडपों के जैसी है। मामल्ल शैली के रथ सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या 8 है लेकिन इनको सप्त पैगोडा कहा जाता है। इसमें द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ और वलयंकुट्टेत रथ है और ये सभी शैव मंदिर प्रतीत होते हैं। इनमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ये सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। इसकी छत के आकार से पता चलता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य देवरथ की अनुकृति है। दोस्तों, जो पल्लव रथ शैली या पल्लव रथ मंदिर हैं, इन रथों का विकास बौद्ध विहारों और चैत्यों से हुआ। विहारों से विकसित रथों में धर्मराज रथ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये मंदिर 2 भागों में है। नीचे का भाग एक वर्गाकार खंड है और उससे लगा हुआ स्तंभ युक्त बरामदा है, जबकि ऊपरी भाग पिरामिड के आकार का शिखर है। धर्मराज रथ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। इसके अलावा भीम रथ, गणेश रथ और सहदेव रथ चैत्य भवनों पर आधारित हैं। ये आयताकार हैं, इनकी छत ढोलकाकार है और अंत में चैत्य गवाक्ष हैं। इनकी आयताकार भवन खंडों के ढोलकाकार छत वाले शिखरों और त्रिकोण गवाक्षों के ढांचे पर बाद के गोपुरम का निर्माण हुआ है और दुर्भाग्यवश इसकी रचना अपूर्ण रह गई, लेकिन पल्लव रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम की महान उपलब्धि माने जा सकते हैं। दोस्तों, पल्लवों के अधीन जो है ये महाबलीपुरम में 10 मंडप बनाए गए। इसमें आदिवाराह, महिषासुरमर्दिनी, पंच पांडव, रामानुज मंडप आदि प्रमुख हैं। पल्लव काल में रथ मंदिरों का पर्याप्त विकास हुआ है और इसमें
सप्तरथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है और ये मोनोलिथिक मंदिर हैं, इसमें 8 मंदिर बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। 125 शब्दों में इसमें टिप्पणी लिखनी थी आपको कि जो पल्लव रथ मंदिर हैं ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित हैं और ये 7वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो है बनाए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इसका उत्तर शार्ट में लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मौर्यकालीन स्थापत्य कला की आपसे विशेषताएं पूछा गया है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम दशक में मगध साम्राज्य स्थापित हुआ और मगध के शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य ने शांति और सुरक्षा का वातावरण निर्मित किया और इस तरह स्थापत्य कला के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिला। जब कोई साम्राज्य जो है अस्थायी साम्राज्य होता है, बड़ा साम्राज्य होता है, शांति सुरक्षा स्थिरता होती है, तो स्थापत्य कला का विकास होता है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है कि विस्तृत और सुसंबद्ध नगर संरचनाओं का आयोजन मौर्यकालीन स्थापत्य की प्राथमिक विशेषताओं में से एक है। अर्थशास्त्र के प्रादेशिक उपनिवेशन अध्याय में जिस परिखा, प्राकार और वप्र से युक्त नगर की व्यवस्था है उसी के अनुरूप पटना के निकट कुम्हरार से पाषाण स्तंभ युक्त सभा भवन जो कि 140 गुणे 120 फीट के क्षेत्रफल में है, इसके अवशेष मिले हैं। साथ ही बुलंदी बाग के अवशेष काष्ठ निर्मित महल के साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और विचारक हैं स्पूनर और वेंडल, इनके द्वारा उत्खनित ये अवशेष उन विदेशी वर्णनों की पुष्टि करते हैं जिसमें मेगास्थनीज का पालीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र नगर वर्णन प्रमुख है, जिसे एरियन ने सूसा और एक बतना के महलों से श्रेष्ठ और फाहियान ने देवों की कृति घोषित किया है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। दोस्तों, स्तंभों का बहुउद्देशीय और बहुल प्रयोग मौर्य युग के स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। यानी दूसरी विशेषता है स्तंभ यानी खंभों का बहुउद्देशीय और बहुल प्रयोग। ये खंभे 2 प्रकार के हैं। प्रथम वे जो भवनों में प्रयुक्त हैं, द्वितीय वे जो खुले में स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए हैं। भवनों में प्रयुक्त अधिकांशतः स्तंभ जो हैं ये काष्ठ निर्मित हैं, किंतु सभा मंडप में शिला स्तंभों का प्रयोग नई प्रथा के रूप में हुआ है। खुले में निर्मित स्तंभ एकास्मक यानी मोनोलिथिक हैं और ये स्तंभ यष्ट यानी टेपरिंग शेफ्ट, अवांगमुखी कलम यानी इन्वर्टेड लोटस और फलक यानी एबैकस और शीर्ष पशु आकृति 4 भागों में विभाजित हैं। चुनार यूपी में चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित इन स्तंभों की तक्षण कला यानी इसमें चिनाई की कला जो है वो जीवंत और स्वाभाविक है और इनकी चमकदार पालिश इतनी विशिष्ट है कि पाश्चात्य विद्वानों को इनके विदेशी होने का भ्रम हो गया। जैसे वसाढ़ का सिंह शीर्ष, संकिसा का गज शीर्ष, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष और लौरिया नंदनगढ़ का सिंह शीर्ष, सांची और सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ ये अपनी कला और विशिष्टता के लिए बहुत ही जो है विशिष्ट हैं और महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मौर्यकाल में ईंटों से निर्मित विशालकाय स्तूप इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। मेथ, अंड, हार्मिका और वेदिका जैसे भागों से जो विभक्त इन स्तूपों में पाषाण वेदिकाओं का प्रचलन मौर्य युग में प्रथम बार हुआ था। सांची, भरहुत, तक्षशिला और सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप है। ये 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय अशोक को प्राप्त है। इसके अलावा मौर्य युग में गुहा विहार यानी गुफाओं में निर्माण या गुफा विहार की नवीन शैली विकसित हुई। ये शैलकृत स्थापत्य था। इसमें क्या किया गया, पहाड़ियों को काटकर उन पर चमकदार पॉलिश की गई। बराबर पहाड़ी में लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ और सुदामा गुफाएं तथा नागार्जुनी पहाड़ी में गोपिका गुफा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार अगर जो देखा जाए लास्ट में तो मौर्य युगीन स्थापत्य भारतीय स्थापत्य कला की प्रवाहमान परंपरा का महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु है। यहाँ पूर्व काल से चली आ रही नगर संरचनाओं का विकास विस्तार हुआ। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित त्रयः
अस्कंभात्य अस्कंभितास की परंपरा सारनाथ के स्तंभ शीर्ष में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। और इस तरह कहा जा सकता है कि शैलकृत स्थापत्य की दृष्टि से ये काल भारतीय स्थापत्य के इतिहास की पूर्व पीठिका है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं को इस प्रश्न में आपने देखा है। अब आइए आगे देखते हैं। कला मतलब ये है कि इसमें हमने कुछ कला के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कल। मथुरा कला, गांधार कला के बारे में कल 60 में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, कलात्मक विकास के अंतर्गत गांधार कला की अवधारणा को स्पष्ट करिए। कलात्मक विकास के अंतर्गत गांधार कला, तो गांधार कला जो है भारतीय और ग्रीक रोमन यानी हेलेनिस्टिक शैलियों का अनूठा मिश्रण है, जो मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में कुषाण काल में विकसित हुआ था। और इस पर यूनानी रोमन यथार्थवादी चित्रण है। वस्त्रों की सूक्ष्मता से अंकन इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और घुंघराले बाल और प्रभामंडल, इसमें भगवान बुद्ध के बालों को घुंघराले रूप में दिखाया गया है। उनके सिर के पीछे एक साधारण बिना अलंकरण वाला प्रभामंडल भी इसमें दिखाई देता है। तो आइए कैसे उत्तर लिखेंगे इसको देखते हैं। दोस्तों, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित गांधार कला में बौद्ध धर्म से संबंधित कथानकों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। निर्माण शैली में यूनानी शैली से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण इसे ग्रीक बौद्ध कला लैटिनर महोदय के द्वारा कहा गया है और हेलेनिस्टिक कला स्मिथ के द्वारा कहा जाता है। और गांधार कला को प्रायः भारतीय हेलेनिस्टिक कला के रूप में भी जाना जाता है। गांधार कला के मुख्य संरक्षक कौन से शासक? शक और कुषाण शासक गांधार कला के मुख्य संरक्षक रहे हैं। गांधार कला का मुख्य विषय क्या है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कथानक रहे हैं, जैसे बुद्ध, बोधिसत्व, जातक कथाएं, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, ये गांधार कला के प्रमुख विषय हैं। इसके अतिरिक्त गांधार कला में कुछ हिंदू देवी देवताओं और यक्षिणियों की मूर्तियां चित्रित की गई। इन कलाकृतियों का निर्माण, याद रखिएगा, भूरे नीले रंग के स्लेटी पत्थर से किया गया है। गांधार कला की जो मूर्तियां हैं, इनका निर्माण भूरे नीले रंग के स्लेटी पत्थर से किया गया है। इनको कहा जाए ग्रे सिस्ट पत्थर या स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। गांधार मूर्तिकला की जो विशेषताएं हैं उनको पॉइंट में नोट कर सकते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के कथानकों की अधिकता है। पहली बार बुद्ध के साथ बोधिसत्व का अंकन गांधार कला शैली में मिलता है। बुद्ध को अनेक रूपों में दिखाया गया है, जैसे घुंघराले बालों में, मूछधारी बुद्ध, जूता पहने हुए बुद्ध, महीन और सिलवटदार वस्त्र पहने हुए, इन रूपों में बुद्ध को दिखाया गया है गांधार कला शैली में। इसके अलावा बुद्ध को महापुरुषीय लक्षणों से युक्त दिखाया गया है, जैसे आजान बाहु यानी घुटने तक लंबे बाहु, जलांगुली यानी परस्पर सटी हुई उंगलियां, उषड़ीस यानी बालों का गुच्छा, लंब कर्णपास यानी कान का लंबा लटकन, ओढ़ना यानी भौहों पर बालों का गुच्छा, ये महापुरुषीय लक्षणों से युक्त भगवान बुद्ध को दर्शाने का कार्य गांधार कला शैली में किया गया है। इसके अलावा बुद्ध मूर्तियां प्रायः दो रूपों, स्थानक यानी खड़ी हुई और आसन यानी बैठी हुई मिलती हैं, और बोधिसत्व मूर्तियां एकमात्र स्थानक यानी खड़े हुए रूप में मिलती हैं। यूनानी कला के प्रभाव स्वरूप शारीरिक संरचना को दिखाने का अधिक प्रयास किया गया है, जबकि आंतरिक भाव भंगिमाओं पर बल नहीं दिया गया है। दोस्तों, गांधार कला शैली की बनावट में वास्तविकता का नितांत अभाव है। अपनी सूक्ष्मता के बावजूद ये मशीन से बनाई गई प्रतीत होती हैं, क्योंकि उसमें सहजता, स्नेह और आकर्षण नहीं दिखता, जो सांची, सारनाथ अथवा अमरावती की मूर्तियों में दिखाई देता है। गांधार कला की बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता न होकर बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता दिखती है। तो ये आप जरूर लिखिएगा। इसलिए ये मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं। इन्हीं कारणों से प्राय ये कहा जाता है कि इस शैली के कलाकारों के पास यूनानी हाथ किंतु भारतीय हृदय था। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि गांधार की कुछ मूर्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं, जैसे तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति, लाहौर संग्रहालय में रखी एथिना की मूर्ति जिसके सिर पर टोप यानी हैट और हाथों में बर्छा है,
भारत के अतिरिक्त गांधार कला ने चीन, मंगोलिया, तुर्की, कोरिया, जापान आदि की बौद्ध कला को जन्म दिया। जॉन मार्शल ने गांधार कला का ह्रास 4th शताब्दी ईस्वी से माना है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है गांधार कला और इसकी विशेषताएं। तो गांधार कला पश्चिमी भारत में ग्रीक, रोमन या हेलेनिस्टिक शैली का अनूठा मिश्रण है। इसका मुख्य विषय भगवान बुद्ध, बोधिसत्व, जातक कथाएं रही हैं और इसमें खड़े और बैठे हुए मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए वास्तुकला से है। गुप्तकालीन वास्तु और मूर्तिकला पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया है। गुप्तकालीन कला, तो कला और स्थापत्य की दृष्टि से गुप्त युग की उपलब्धियां भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। गुप्त काल को वैसे भी आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, कई चीज़ों का विकास इस काल में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण गुप्तकालीन कला की उपलब्धि किस क्षेत्र में? वास्तुकला में देखते हैं। तो वास्तुकला का उत्कृष्टतम रूप गुप्त काल में प्राप्त होता है। गुप्तकालीन मंदिरों में मंदिर का निर्माण चबूतरे के ऊपर किया जाता था। ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाती थीं। मंदिरों के द्वार और स्तंभ अलंकृत और सुसज्जित होते थे, परंतु मंदिरों का भीतरी भाग सादा होता था। द्वारपाल के स्थान पर गंगा यमुना की प्रतिमाएं बनी होती थीं। चौखट पर पद्म और शंख भी बनाए जाते थे। इसका उल्लेख कालिदास कृत मेघदूतम में मिलता है। मंदिरों के भीतर एक चौकोर कक्ष गर्भगृह में देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक दालान होता था जिसमें एक सभा भवन का द्वार ड्योढ़ी में निकलता था। इस भवन के चारों ओर एक प्राचीर युक्त प्रांगण होता था जिसमें बाद में अनेक पूजा स्थलों की स्थापना होने लगी। इस काल के प्रारंभिक मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थीं, लेकिन आगे चलकर शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण होने लगा। गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर नागोद मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, खोह का मंदिर नागोद मध्य प्रदेश में और भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में ये प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर हैं। भीतरगांव के मंदिर का निर्माण जो कानपुर में है, इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। सभी मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वाधिक सुंदर है। इसमें गुप्तकालीन मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। गुप्त काल में गुहा स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरि के मंदिर हैं। स्तूप गुफाओं में एक ओर पूजा और उपासना के लिए बौद्ध स्तूप होता था और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ या प्रदक्षिणा मार्ग होता था। ये तो वास्तुकला की विशेषताएं थीं। दूसरा जो है मूर्तिकला, तो गुप्तकालीन मूर्तियों में नग्नता नहीं है। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रयोग किया है और इन मूर्तियों में प्रभा मंडल सुसज्जित बनाया है। गुप्त युग में 3 बुद्ध मूर्तियां उल्लेखनीय हैं, जिसमें सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति और मथुरा की बुद्ध मूर्ति हैं। इसमें सारनाथ की बुद्ध मूर्ति सर्वाधिक आकर्षक है। तो ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया था गुप्तकालीन वास्तु और मूर्तिकला पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आप इतना जो है विशेषताएं लिखकर कुछ तथ्य डालकर इस उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। एक प्रश्न देखिए पूछा जाता है मौर्यकालीन वास्तुकला पर विदेशी प्रभाव। मौर्यकालीन वास्तुकला पर विदेशी प्रभाव होने में कितनी सत्यता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो मौर्यकालीन कला पर विदेशी प्रभाव था अथवा नहीं, इसकी पुष्टि के लिए कुछ इतिहासकारों के मतों का उल्लेख करना होगा और अपने आंसर में आप विभिन्न इतिहासकारों के मतों को अभिव्यक्त करते हुए इस ओर झुकाव रखा गया है कि मौर्यकालीन कला पर विदेशी प्रभाव नहीं था। तो प्रश्न क्या है? मौर्यकालीन वास्तुकला पर विदेशी प्रभाव होने में कितनी सत्यता है? देखिए, मौर्यकालीन स्थापत्य और मूर्तिकला के असाधारण विकास पर किस सीमा तक विदेशी यानी यूनानी और ईरानी संपर्क का प्रभाव था, इस पर विद्वानों में मतभेद है। विदेशी प्रभाव या मौर्यकालीन कला पर विदेशी प्रभाव के जो सबसे बड़े समर्थक हैं स्मिथ हैं।
स्मिथ महोदय ने मौर्य शिल्पकला को विदेशी परंपरा का अनुकरण इस आधार पर माना है कि भारत में मौर्य काल से पूर्व वास्तुशिल्प में पाषाण का उपयोग नहीं होता था। सारनाथ के सिंह को विदेशी कलाकारों की अनुकृत इस आधार पर माना जाता है कि लगभग 1 शताब्दी बाद जब ऐसी ही मूर्ति सांची के दक्षिण तोरण द्वार पर बनाने का प्रयास किया गया तो ये असफल सिद्ध हो गया। इसके अलावा डॉक्टर स्पूनर मौर्यकालीन हाल को पार्सिपोलिस के 100 स्तंभों की नकल पर आधारित मानते हैं। विदेशी प्रभाव के समर्थक विद्वानों के अनुसार ताड़पत्र, मनको और एक विशिष्ट पौधे हनीसकल का अंकन विदेशी कला से लिया जान पड़ता है और अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक पर उत्कीर्ण पशु मूर्तियों के निर्माण शैली ईरान प्रभावित मानी जाती है। तो इस आधार पर कुछ विद्वान मौर्यकालीन स्थापत्य और जो कला है उसको विदेशी प्रभाव युक्त मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वान हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, R.K. मुखर्जी, S.P. गुप्त और हैवेल आदि। इन विद्वानों के अनुसार मौर्यकालीन वास्तुकला पूर्णतया भारतीय है। S.P. गुप्त इन्होंने लिखा है कि ईरान के हखामनी साम्राज्य के पतन और अशोक की कलाकृतियों में 80 वर्ष का अंतर है, इसलिए ये वो ईरानी कलाकार नहीं हो सकते जो हखामनी साम्राज्य के पतन के बाद बेकार हो गए थे। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार भारतीय कलाकार अशोक के पहले यज्ञ यूप के रूप में काष्ठ स्तंभ रचते रहे हैं। अशोक के शिल्पियों ने केवल काष्ठ के स्थान पर पाषाण का प्रयोग किया। और हैवेल एक विचारक और इतिहासकार हैं, इनके अनुसार उल्टे कमल वाले स्तंभ का शीर्ष भाग ईरानी ढंग की घंटी नहीं बल्कि विष्णु के कमल का फूल है। तो इन सब विचारकों के मतों से यह स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन कला पर, निर्माण और स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव नहीं था। स्तंभ मस्तकों में हाथियों और बैलों की मूर्ति होना इस बात की पुष्टि करता है कि मौर्य कला निश्चित रूप से भारतीय कला थी। मौर्य काल को विदेशी मानने का मुख्य आधार सिंधु सभ्यता से मौर्य काल तक पाषाण प्रयोग वाली वास्तुकला के क्रमिक विकास का दिखाई न देना है, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ऋग्वेद में एक जगह पत्थर के बने 100 नगरों यानी अस्मयसी का उल्लेख है। सतभुजी, अस्ममयी, आयसी, पुर आदि शब्दों से यह स्पष्ट है कि वैदिक आर्यों ने ठोस, मजबूत, विशाल भवनों और पुरों की परिकल्पना की थी। वास्तुकला में देसी बलुए पत्थर का प्रयोग और कहीं न अन्यत्र पाई जाने वाली चमकीली पालिश का प्रयोग भी मौर्य कला के भारतीय कला होने की ओर इशारा करते हैं। और एक बात ये कि सिंधु सभ्यता की भांति किसी भावी पुरातात्विक उत्खनन से भारत में मौर्य काल से पूर्व की पाषाण आधारित वास्तुकला के प्रमाण मिल सकते हैं और धारणाएं बदल भी सकती हैं। तो ये उत्तर थोड़ा सा हमको जो है रणनीतिक रूप से लिखना पड़ेगा, ताकि ये हमको थोड़ा सा झुकाव इस तरफ रखना है कि मौर्य कला पूरी तरह से विदेशी थी, इससे हम मुक्त हो सकें। अंतिम प्रश्न पर आते हैं, मौर्य शासकों का वास्तुकला में योगदान। तो मौर्य शासकों के वास्तुकला में प्रगति के योगदान का मूल्यांकन करिए। तो इसमें क्या लिखना है, मौर्य काल की वास्तुकला के तथ्य मात्र का उल्लेख नहीं करना है और इसमें इस काल की वास्तुकला की विशेषताओं के मजबूत और कमजोर पक्षों का विश्लेषण भी करना है। और मौर्य शासकों का वास्तुकला की प्रगति में खासा योगदान था, इस उत्तर में हम ये लिखेंगे। तो मौर्य शासकों ने दोस्तों वास्तुकला की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सबसे पहले मौर्य काल में ही वास्तुकला और मूर्तिकला को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इससे पूर्व हड़प्पा सभ्यता के दौरान हाथी दांत, मिट्टी और धातु शिल्प के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन वास्तुकला के उदाहरण न के बराबर मिले हैं। मौर्य काल में वास्तुकला का विकास इस तरह से हुआ है कि इसका प्रथम उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का प्रासाद या महल है। मेगास्थनीज के अनुसार ये संसार के राजकीय भवनों में सबसे सुंदर था। इस प्रासाद के स्तंभों पर स्वर्णिम अंगूरी लताएं हैं, जिन पर चांदी की चिड़ियों को कल्लोल करते हुए दिखाया गया है। सम्राट अशोक का राजमहल भी इतना ही सुंदर था। फाहियान ने इस महल के खंडहरों को देखकर कहा था, शायद इसको मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया होगा। इस महल के सभा भवन की लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट थी। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए थे। अशोक के बाद दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में गुफा विहार बनवाए थे और मौर्य काल की कलात्मक कृतियों में अशोक के स्तंभों का अग्रणीय स्थान है।
डॉक्टर आर के मुखर्जी, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक के स्तंभ ललित कला के क्षेत्र में मौर्यों की उच्चतम सफलता के प्रतीक हैं। अशोक के स्तंभों की एक विशेषता ये है कि लगभग सभी स्तंभों के ऊपर एक अलग पत्थर का मस्तक है। मस्तक के 3 भाग हैं। स्तंभों का सबसे सुंदर उदाहरण सारनाथ का सिंह शीर्ष वाला स्तंभ है, जिसे भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। एक प्रकार से देखा जाए तो अशोक के स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान सकते हैं कि अशोक के स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। राजप्रासाद यानी महल और सम्राटों के संरक्षण में पल्लवित कला के अतिरिक्त मौर्य काल में लोक कला का भी पर्याप्त विकास हुआ। मौर्य काल की लोक कला का ज्ञान महाकाय, यक्ष या छड़ी की मूर्तियों द्वारा होता है और मौर्य शासकों ने लोक कला को भी पर्याप्त संरक्षण दिया था। तो इस तरह से मौर्य काल में ही वस्तुतः भारत में वास्तुकला के विकास की नींव रखी गई और इसी काल में सबसे पहले कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग होने के कारण स्थापत्य कृतियाँ चिरस्थायी हो गईं और लंबे समय तक हम उनको जो है अपने संग्रहालयों में रखे हुए हैं। तो ये था मौर्य शासकों का वास्तुकला में योगदान। इसमें हमने मौर्य काल की वास्तुकला के तथ्य और इस काल के वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में भी टिप्पणी किया है और ये हमने ये जानने का प्रयास किया है, ये लिखने का प्रयास कि मौर्य शासकों का वास्तुकला की प्रगति में बहुत अच्छा खासा योगदान था। तो इस प्रकार आप अपने उत्तर को कुछ विशिष्ट तथ्य और जो है की पॉइंट्स विचारकों द्वारा दिए गए, विद्वानों द्वारा दिए गए जो कथन हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको शामिल कर अपना उत्तर और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।